डीडी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में चढ़ा सियासी पारा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना की विशाल जनसभा को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को बताया जरूरी। कहा, कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के गौरव का किया अपमान। विपक्षी दलों ने भी तेज किया सियासी अभियान। मुंबई में इंडी गठबंधन की रैली में शामिल हुए विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता। किया लोकसभा चुनाव में जीत का दावा। अखिलेश की रैली में शामिल न होने पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा, आने वाले चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। चुनाव से पहले विपक्ष को लगातार लग रहे हैं झटके। उत्तराखंड से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल। सीएम धामी ने किया, जीतेंगे राज्य की सभी लोकसभा सीटें। उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के विधान परिषद सदस्य। अमस्या पदवी ने थामा शिवसेना शिंदे गुट का दामन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा नवा समन। 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। बीजेपी ने फिर बोला केजरीवाल पर हमला। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कसा शिकंजा। आर्थिक अपराध शाखा ने दर्ज की एफआईआर। धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं में मामला। बीजेपी ने साधा बघेल पर निशाना। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डाटा किया जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को दिया 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा। झारखंड और बिहार में पेपर लीक पर बवाल। धनबाद में पेपर लीक के आरोपों पर कई केंद्रों पर बवाल। बीजेपी ने की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार में शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की रैली हो रही है और वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं। त्याचं मोजणी करायचं तर तेवढं केल्यानंतर सुद्धा आम्हाला सांगायचं आहे की त्यांना की एक तरफ व्हीव्हीपॅटचा सूद आहे, पण तुम्ही करता कशासाठी? जिंकून येण्यासाठी। जिंकणं एक गोष्ट वेगळी आहे, पण देश चालवणं, लोकांना बघणं आणि देशात शांती राहणं, टिकणं, प्रेमाने वागणं हे एक दुसरी चीज आहे। त्यासाठी मला सांगायचं आहे तुम्हाला की जे राहुलजी भारत जोडो यात्रा केले, भारत जोडो न्याय यात्रा केले आणि आता आम्ही गॅरंटी जे मी तुम्हाला सांगितलं हे निश्चित रूपाने आमचं जर इंडी गव्हर्नमेंट आली, इंडिया गव्हर्नमेंट आली, निश्चित रूप आम्ही सगळे गॅरंटी इम्प्लिमेंट करणार आहोत। हे सगळे गरिबांसाठी आहे, हे कोणत्या श्रीमंतासाठी नाही। आणि आम्ही हे ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केलंय। कर्नाटकामध्ये आम्ही 5 गॅरंटी दिलो, काँग्रेस पार्टी तिथे इम्प्लिमेंट करून दाखवली। तेलंगणामध्ये 5 गॅरंटी दिली, 6 गॅरंटी दिले, तेही आम्ही इम्प्लिमेंट करून दाखवलो। आम्ही जे सांगतो ते करतो। त्यासाठी तुम्ही सगळे मिळून एक होऊन आम्हाला मदत करा। आणि हे बघा, बीजेपीचे लोक पळून जातील। आज काही लोक काँग्रेसचा झेंडा सोडले,
शिवसेनाचं सोडले असतील, एनसीपीचे सोडून गेले, ते परत तुम्ही जर 2024 मध्ये आम्हाला मत घेऊन भारी बहुमताने जर तुम्ही निवडून आला, ते सगळे लोक दुसरीकडे पळतील, आमच्याकडेच येतील पुन्हा त्यावेळेला। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, चुनावी रैली को वो यहां पर संबोधित कर रहे थे और इंडी गठबंधन की ये चुनावी रैली है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। भाजपा का इस बार के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत पर भी खास फोकस है। 400 पार के अंक गणित में दक्षिण भारत महत्वपूर्ण है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और 4 जून को 400 पार का नारा दिया। इस रैली में भाजपा के आंध्र प्रदेश में गठबंधन साधी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में उमड़ा ये जनसैलाब दक्षिण भारत में एनडीए की दमदार मौजूदगी दिखा रहा है। भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के लाखों कार्यकर्ता जोश और उत्साह से भरे हुए थे। आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट करेगा, इसलिए एनडीए में जोश भी दोगुना दिखाई पड़ता है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की ताकत लगातार बढ़ रही है। 4 जून को 400 पार का नारा देते हुए पीएम ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। पीएम ने एनडीए में सबको साथ लेकर चलने का जिक्र करते हुए इंडी गठबंधन के विरोधाभासों पर भी जोरदार कटाक्ष किया। लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम ने अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी जिक्र किया। 1 दशक में देश में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम ने आंध्र के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के केंद्र के प्रयासों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस पर आंध्र के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि एनडीए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने वालों का सम्मान करता है। पीएम ने कहा कि आंध्र की जनता राज्य सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। आप ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है, एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं और ये उनकी मिली भगत है कि जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो थोड़ा गुस्सा कांग्रेस की तरफ चला जाए ताकि एनडीए के लोगों को लाभ न मिले। एनडीए की इस विशाल जनसभा को टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी संबोधित किया। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को सराहा और इन चुनावों में एनडीए की जबरदस्त जीत का विश्वास जताया। इस दौरान राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार भी लगातार निशाने पर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद ही इंडी गठबंधन ने मुंबई में
की रैली की, जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दलों के तमाम नेता शामिल हुए और इस रैली में एकजुट विपक्ष दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन वहीं विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। चुनौती बड़ी है और सामने है मजबूत एनडीए गठबंधन। चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में राजनीतिक हलचल तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी है। चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए सभी दल तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन की रैली हुई, जिसमें कांग्रेस और सहयोगी दलों के तमाम नेता शामिल हुए। इन दलों की ओर से जहां तमाम वादे किए गए और मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, तो वहीं एनडीए ने पलटवार करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मैं आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है, क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, इस शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। रैली के साथ ही कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाने में लगी है। पार्टी ने जल्द ही अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में फिर वापसी करेगी। 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमें याद है वो इमरजेंसी का दौर, जब एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उसके द्वारा दुरुपयोग किया, और वही मानसिकता लेके यह बयान कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको धमकी भरे वक्तव्य अपने आप में प्रजातंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है? जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई कराएंगे। पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस पार्टी अगले 50 सालों तक शायद सत्ता में आएगी, ये भी एक पूछने वाला विषय है। इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। सीएम धामी ने दावा किया कि भाजपा उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। इंडी गठबंधन के लिए महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं आई। वहां उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के विधान परिषद सदस्य आमाशय पदवी ने शिवसेना का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उधर तेलंगाना में बीआरएस के कुछ नेता कांग्रेस में आ गए। बीआरएस सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस की सदस्यता ली।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस बीच चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के चुनाव परिणाम की तारीख में बदलाव किया है। अब 4 जून की बजाय 2 जून को दोनों राज्यों की विधानसभाओं के परिणाम आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया सरल हो गई है। पहली बार 1998 में पूर्ण सहमति से देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ और तब से अब तक कितने ही चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हो चुका है। लेकिन विपक्ष एक बार फिर ईवीएम विरोध का राग अलाप रहा है। हालांकि देश की अदालतों ने और चुनाव आयोग ने भी इससे जुड़ी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर के लिए एक नजीर है, लेकिन देश में हाल के सालों में सफल चुनाव प्रक्रिया के साथ ही जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है ईवीएम। विपक्षी दल हमेशा ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी इन सवालों को खारिज कर चुकी है। शनिवार को जब लोकसभा चुनाव के ऐलान के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे न्यायालय ईवीएम से जुड़ी ऐसी याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। इसके बावजूद हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने लगते हैं। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। तो हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमाम दलों को इशारों ही इशारों में ईवीएम को बदनाम न करने की नसीहत दी। साथ ही आयोग ने ईवीएम के तथाकथित हैकरों को भी चेताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ईवीएम के युग में कई छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आए, जबकि मतपत्रों के दौर में ऐसा नहीं था। मतदान से पहले सभी उम्मीदवारों के सामने मॉक पोल होता है। आयोग के मुताबिक ईवीएम 100% सुरक्षित है। आयोग का कहना है कि उसने बहुत सारे सुधार किए हैं। एक ईवीएम का नंबर उम्मीदवार को दिया जाएगा। वैसे ईवीएम को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते ही एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई थी और उसे याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार खुद ही वोटिंग मशीन लेकर आई थी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति KM जोसेफ और MR शाह की पीठ ने NGO न्यायभूमि द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों में उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक और याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, प्रत्येक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते।
दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अब तक ईवीएम को लेकर दायर की गई 40 याचिकाओं को खारिज कर चुका है। इस दौरान ज्यादा मामलों में ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ी या गायब होने को लेकर कोई सबूत नहीं पेश किए गए थे। इस दौरान 2022 में ईवीएम को लेकर एक ऐसे ही मामले में कोर्ट याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना भी लगा चुका है। इससे पहले वो 2021 में भी एक याचिका पर 10,000 का जुर्माना लगा चुका है। चुनाव आयोग ने 20 मई को 7 राष्ट्रीय दलों और 49 राज्य दलों के लिए ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी। 26 मई को शाम 5 बजे समय सीमा समाप्त होने तक केवल 2 दलों एनसीपी और सीपीएम ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। जब आखिरकार ईवीएम को हैक करने का प्रयास करने का दिन आया तो उन्होंने ऐसा न करने का विकल्प चुना। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वो हैकेथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी हुई है। ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से शनिवार को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा अपलोड कर दिया है। 15 मार्च के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग को ये लिस्ट नई जानकारी के साथ 17 मार्च शाम 5 बजे तक अपलोड करनी थी। आयोग को ये डेटा रजिस्ट्री से डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में मिला था। नए डॉक्यूमेंट्स बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बॉन्ड नंबर्स, जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच, रिसीविंग डेट और क्रेडिट डेट का डेटा दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये डेटा 2019 और 2023 में दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2023 में सितंबर तक राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी मांगी थी। वहीं चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डीएमके को 600 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए शामिल हैं। एआईएडीएमके ने इस मामले में डीएमके पर हमला बोला है। Why did DMK get money from lottery? This is a big question from the lottery giant Martin. Why did DMK collect so much funds from them? They collected it around 2019-2020. Was it because a question arises? Was it because during the DMK regime, did the DMK favor the lottery giant during the time when they were in power? And did they act an extra effort, put an extra effort through the government, changing the policy so that they can favor the lottery giant Martin person? चुनावों की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खबरों में हैं, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर नहीं। जल बोर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग तथा आबकारी नीति मामले को लेकर, जिसमें पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय बुला रहा है। आबकारी नीति मामले में तो केजरीवाल को नवा समन जारी हो चुका है। इसे लेकर भाजपा भी केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। भाजपा ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दे रही हैं। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है, तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है। 9वां समन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। चुनाव से पहले
अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बताते रहे। और महादेव ऐप मामला एक बार फिर से खबरों में है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले हुई ये कार्रवाई कांग्रेस के लिए राज्य में मुश्किल खड़ी कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की है। भूपेश बघेल के अलावा 19 नामजद सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस की एफआईआर में आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत आरोप लगाया गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी इस भ्रष्टाचार को मात्र कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस के 5 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को चौपट करने का षड्यंत्र रचा गया। छत्तीसगढ़ के गरीबों का हक मारा गया। ऐसे में जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का स्वागत छत्तीसगढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई व्यक्ति साधारण हो या किसी बड़े पद पर हो, उसके लिए कानून समान होता है। इसीलिए कोई भी ये ना सोचे कि अगर वो बड़े पद पर रहा है तो उसे कानून में कोई सहूलियत मिल जाएगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। न्यायालय पर सबको विश्वास करना चाहिए। ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल की छवि खराब करने के लिए ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है। जिस भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए महादेव ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां करवाई, देश भर में सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने दस्तावेजों में कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स रवि उप्पल, शुभमन सोनी, सौरभ चंद्राकर, अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा विभिन्न लाइव गेम्स में अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑफलाइन सट्टेबाजी के स्थान पर विकल्प के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण कर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से विभिन्न वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाया जाने लगा। इन प्रोमोटर्स द्वारा ऑनलाइन बैटिंग के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म तैयार कर पैनल ऑपरेटरों, ब्रांच संचालकों के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग के आपराधिक कृत्य का संचालन किया गया। इसके द्वारा हुई अवैध कमाई से लगभग 70 से 80% राशि स्वयं रखकर शेष राशि पैनल ऑपरेटरों को प्रदान की गई। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लगभग 450 करोड़ रुपए मासिक की अवैध आय अर्जित की जाती रही है। महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स एवं पैनल ऑपरेटर्स के द्वारा इस अवैध अर्जित आय के ट्रांजैक्शन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट्स खोले गए तथा सैकड़ों बैंक अकाउंट्स कमीशन के आधार पर लेकर सट्टा से प्राप्त राशि का संचालन किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा महादेव ऐप सट्टे मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। महादेव ऐप सट्टे मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कहानी में अभी कई पेच बाकी है जिन्हें जांच एजेंसियां देख रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक और स्टार इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ रह चुके रतिकांत बसु का रविवार को अहमदाबाद के उनके घर में 82 साल की उम्र में निधन हो गया।
मई 1993 में उन्होंने दूरदर्शन के महानिदेशक और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव का पद संभाला था। उन्हें दूरदर्शन और भारतीय मीडिया में आमूल-चूल परिवर्तन का श्रेय जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।